हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों? दिस इज द लास्ट पोएम इन योर सिलेबस। योर सिलेबस ऑफ कंपल्सरी इंग्लिश RBSE हैज़ 5 पोएम्स। 4 पोएम्स कंप्लीट करवा चुका हूँ। पोएम्स का रेसिटेशन, उनका एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम एंड व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे हियर इन द पोएम्स, ये सब मैं आपको 4 पोएम की कंप्लीट करवा चुका हूँ। क्लास 12th एंड द न्यू पोएम इज द सिनेयर। द पोइट इज जेम्स स्टीफन्स। डियर स्टूडेंट्स, कविता का नाम है द सिनेयर मीन्स जाल, और कवि का नाम है जेम्स स्टीफन्स। ये आपके आयरिश पोइट हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आयरिश पोइट का मतलब एक इंग्लिश पोइट, ऑस्ट्रेलियन पोइट, इंडियन पोइट, अमेरिकन पोइट, चाइनीज पोइट, यानी कि जो कवि, जो लेखक जिस देश से संबंध रखता है हम उसको वैसा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में जिन्होंने कविताएं लिखी हैं तो उनको हम सभी को इंग्लिश पोइट कहें, बिल्कुल नहीं। ये है कि वो कौन से देश से संबंध रखते हैं। हेयर द पोइट जेम्स स्टीफन्स बिलोंग टू आयरलैंड। That is why he is known as Irish poet. He was born or lived in slum area of Dublin. Dublin is the capital of Ireland. Dublin एक शहर का नाम है। उसके स्लम एरिया में, कच्ची बस्ती में जेम्स स्टीफन्स ने अपना समय बिताया था। यहाँ इनका जन्म हुआ था और इसके बाद इन्होंने स्टेनोग्राफर के रूप में भी काम किया था और डबलिन में एक संग्रहालय अध्यक्ष, एक क्यूरेटर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। लेकिन स्लम एरिया में रहते हुए भी इनके दिमाग में एक यूनिवर्सल अपील आई थी इस पोएम के बारे में कि हमें, मानव जाति को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी प्राणी को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को, पशुओं को, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को वो किसी जाल में कैद करके रखें। ये कविता इसी थीम पर आधारित है प्रिय विद्यार्थियों कि कवि अचानक से एक खरगोश की दर्द भरी चीख सुनता है और दर्द भरी चीख सुनते हुए उसके हृदय में भी दर्द होता है, बिकॉज ही हैज ए सिंपैथेटिक फीलिंग टुवार्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि वह जंगली जानवरों की ओर एक सहानुभूतिपूर्ण फीलिंग्स, व्यवहार रखता है। यही कारण है कि वह उस खरगोश को जो जाल में है, जिसका पैर किसी फंदे में है, उसकी चीख को सुनता है। उसको वो दिखाई नहीं देता, केवल उसकी चीख सुनाई देती है, दर्द भरी चीख सुनाई देती है, और उस चीख को सुनते हुए उसको भी दर्द महसूस होता है। इसीलिए वह उस खरगोश को तलाश करने लग जाता है। बट ही इज अनेबल टू लोकेट द रैबिट हु इज इन द स्नेयर। डियर स्टूडेंट्स, या रैबिट को हम, यानी कवि ने खरगोश जो जानवर है उसको यहाँ ही का प्रयोग किया है, हु का प्रयोग किया है, यानी एक व्यक्ति, एक पर्सन के रूप में ही व्यक्त किया है। इसलिए यहाँ किसी भी पंक्ति में आप ही, हिम का यदि प्रयोग देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इट का प्रयोग तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन ही, हिम, हिज का प्रयोग यदि आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी यदि इंसान जैसा व्यवहार करता है, इंसानी रूप यदि देते हैं, इंसानी फीलिंग्स उसके अंदर आती हैं, तो वहाँ आप ही का प्रयोग कर सकते हो। आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, एक बैल का नाम महेश होता है,
वहाँ ही का प्रयोग किया जाता है। एक ऊंट का नाम अल्लाह रखा होता है। एक चैप्टर है आपका क्लास 12th में, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम, उसमें एक ऊंट होता है अल्लाह रखा नाम का, उसमें भी ये दिया हुआ है, ही का प्रयोग किया हुआ है। ये कविता आपको कवि ने 4 पार्ट्स में डिवाइड की है। फर्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा यानी खंड, छंद, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा एंड फोर्थ स्टेंजा। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि यहाँ राइम स्कीम का प्रयोग भी करता है। पेन, स्नेयर, अगेन, वेयर मीन्स पहली पंक्ति जुड़ी हुई है किससे? दूसरी से, सॉरी तीसरी से, जबकि दूसरी पंक्ति किससे जुड़ी हुई है? चौथी से। पेन, अगेन, स्नेयर, वेयर, where, air, aid, afraid, afraid, aid, face, place, place, snare, where। इसका यहाँ जिक्र नहीं किया हुआ है। डू नॉट वरी माई डियर स्टूडेंट्स, इसका यदि जिक्र यहाँ नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इस कविता में, खंड में यहाँ कवि किस प्रकार से इस कविता को व्यक्त करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द रेसिटेशन ऑफ द पोएम। इस कविता का दोहरान अपन करेंगे। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, but I cannot tell from where, but I cannot tell from where, crying on the frightened air, he is calling out for aid, making everything afraid। Dear students, you have to take it, get it। I hear a sudden cry of pain, but now I hear the cry again, there is a rabbit in a snare, but I cannot tell from where, but I cannot tell from where, crying on the frightened air, he is calling out for aid, making everything afraid। 2 स्टेंजा के रेसिटेशन है। थर्ड स्टेंजा, फोर्थ स्टेंजा के देखते हैं। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, wrinkling up his little face, and I cannot find the place, and I cannot find the place, and I cannot find the place where his paw is in the snare। You have to get it। Little one, oh little one, and I cannot find the place, little one, oh little one, where his paw is in the snare, I am searching everywhere। ये इस कविता का रेसिटेशन है। चलिए हम इसका यहाँ ट्रांसलेशन करते हैं और कंप्लीट पोएम का यहाँ रेसिटेशन करने के बाद इसका एनालिसिस भी करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। चलते हैं। आई हेयर, मैं सुनता हूँ, ए सडन माने एक अचानक से, क्राई मीन्स चीख, ऑफ पेन माने दर्द की। पेन मीन्स क्या होता है? दर्द। एक होता है PANE, एक होता है PEN, एक होता है PAN। इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। पेन मीन्स दर्द, पेन मीन्स शीशा, पेन मीन्स कढ़ाई, पेन मीन्स कलम। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, और हमें स्पेलिंग्स में, मीनिंग्स में डिफरेंट करना ही सीखना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम टेल्स अस दैट आई हेयर, आई मीन्स, आपको इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, व्हाट डज द वर्ड आई हेयर रेफर टू। यहां इस पंक्ति में आई शब्द किसके लिए आया हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो
तो यहां आई शब्द है वो किसके लिए आया हुआ है? आई शब्द यहां आपको किसके लिए आया हुआ है? कवि के लिए आया हुआ है, जेम्स स्टीफंस के लिए आया हुआ है। आई हेयर मैं सुनता हूं, ए सडन माने एक अचानक से, क्राई ऑफ पेन दर्द की चीख या दर्द भरी चीख सुनता हूं। देयर इज ए रैबिट, देयर इज है, ए रैबिट माने एक खरगोश, इन ए स्नेयर माने किसमें? जाल में। जाल में क्या है? एक खरगोश है। नाउ अब आई हेयर मैं सुनता हूं, द क्राई माने चीख, अगेन माने फिर से, मैं दोबारा से इस चीख को सुनता हूं, मतलब मैं बार बार उस चीख को सुन रहा हूं और उस खरगोश की चीख दर्द भरी चीख है, दर्द भरी आवाज है। बट लेकिन आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता फ्रॉम वेयर की कहां से ये चीख आ रही है, ये दर्द भरी आवाज खरगोश की कहां से आ रही है, मैं इसको बता नहीं सकता। हेयर कैन नॉट मीन्स द पोइट इज अनेबल टू लोकेट द प्लेस। इसका मतलब है कवि उस स्थान को ढूंढने में क्या है, तलाश करने में क्या है? असमर्थ है। ये पंक्ति क्लियर हो गई। इस पंक्ति में कवि कहता है कि मैं अचानक से एक दर्द भरी चीख सुनता हूं, लेकिन उसी चीख से मैं ये अनुमान भी लगा सकता हूं कि वो चीख किसकी है? किसी खरगोश की है, और वह खरगोश किसी जाल में है, नेट में है, स्नेयर में है, लूप यानी कि फंदे में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपका? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। देखिए इस पंक्ति को फिर से यहां रिपीट किया है। ऐसा कवि क्यों करते? ये आपका प्रश्न भी है कि कवि यहां इस लास्ट पंक्ति को फर्स्ट जो लाइन है अगली स्टेंजा इससे क्यों जोड़ता है? जैसे कि इसमें है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, ये इस स्टेंजा की लास्ट पंक्ति है, लेकिन इस स्टेंजा की प्रथम पंक्ति है। इसी प्रकार से इस स्टेंजा की लास्ट पंक्ति ये है और फर्स्ट पंक्ति ये है, यानी कि समान है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस कविता को कवि जोड़ना चाहता है। इट टेल्स द यूनिटी ऑफ द पोइम, यह इस कविता की यूनिटी यानी कि एकता को दर्शाता है। चलिए, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन आई कैन नॉट टेल मैं नहीं बता सकता, मैं अनेबल हूं टू टेल, टेल माने बताने में, फ्रॉम वेयर की कहां से, ये आवाज कहां से आ रही है, इसको बताने में मैं क्या हूं? असमर्थ हूं। ही इज कॉलिंग आउट, वह कौन? कवि, सॉरी रैबिट, खरगोश। ही किसके लिए आया हुआ है? रैबिट के लिए, खरगोश के लिए। जबकि आई किसके लिए आया हुआ है? पोइट के लिए, कवि के लिए। ध्यान रखना, मैं बता नहीं सकता कि आवाज कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट, वह यानी खरगोश इज कॉलिंग आउट, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, फॉर एड माने किसके लिए? सहायता के लिए। ADVERTISEMENT एडवर्टाइजमेंट, उसमें AD आता है, शॉर्ट लेते हैं तो। एक होता है ADD एड यानी कि जोड़ना या बढ़ाना, और एक होता है AID एड। एड मीन्स क्या होता है? उपचार, सहायता। ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है। कौन? खरगोश, फॉर एड, सहायता के लिए, उपचार के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, द फ्राइटन्ड एयर, चिल्लाते हुए, द फ्राइटन्ड एयर माने इस एयर वातावरण को, इस हवा को, एटमॉस्फेयर को, फ्राइटन्ड माने कैसा बना दिया है? डरावना बना दिया है। जो ही वो चिल्ला रहा है, खरगोश चिल्लाते हुए पूरे वातावरण को कैसा बना दिया है? उसने डरावना बना दिया है।
भयभीत कर दिया है वातावरण को। जो भी व्यक्ति, जो भी जानवर उसकी चीख को सुन रहा है वो भयग्रस्त हो गया है, भयभीत हो गया है। क्राइंग ऑन माने लगातार चिल्लाते हुए, ध्यान रखना, क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, क्राइंग माने चिल्ला रहा या चिल्लाते हुए। लेकिन जब किसी भी वर्ब के पीछे ऑन लग जाता है, विशेषकर गो ऑन, कैरी ऑन, क्राई ऑन, इसका मतलब होता है लगातार उसी कार्य को करना। क्राइंग ऑन मीन्स होता है चिल्लाना, लगातार चिल्लाते हुए। द फ्राइटन्ड एयर, वातावरण कैसा बना दिया है, फ्राइटन्ड यानी कि डरावना बना दिया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और मेकिंग माने करते हुए, बनाते हुए, एवरीथिंग प्रत्येक चीज को, अफ्रेड मन कैसी, डरावनी। खरगोश ने अपनी चीख चिल्लाहट से प्रत्येक चीज को कैसा बना दिया है, डरावना बना दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं होता? आप रात्रि में सो रहे हो या अपने घर पर हो और आप रात्रि में एक बहुत ही दर्द भरी भयानक आवाज सुनते हो जोर से, मान लीजिए किसी औरत के रोने की आवाज आप सुनते हो, किसी इंसान के चीखने की आवाज आप रात्रि में सुनते हो, तो आपको स्वयं कोई भय महसूस होने लगेगा, क्योंकि उसने चिल्लाते हुए पूरे वातावरण को कैसा बना दिया है, भयभीत बना दिया है। उसी प्रकार से इस खरगोश ने, जो खरगोश किस में है, जाल में है, जो खरगोश लूप में है, फंदे में है, उस खरगोश ने पूरे वातावरण को, पूरे एटमॉस्फेयर और प्रत्येक चीज को कैसा बना दिया है, डरावना बना दिया है, भयभीत कर दिया है। चलते हैं, आपकी 2 स्टैंजा यहां कंप्लीट हो चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 स्टैंजा, 2 खंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे खंड के बारे में चलते हैं, हम बात करते हैं। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग माने करते हुए, बनाते हुए, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज को, अफ्रेड मीन्स डरावनी। खरगोश प्रत्येक चीज को डरावनी बनाते हुए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पंक्ति इस स्टैंजा जुड़ रही है। दिस टेल्स द यूनिटी ऑफ द पोएम एज बिकॉज, दिस इज द यूनिटी बिकॉज ऑफ the last line and the first line of each stanza is the same. Here the poet uses the last line of each stanza to or add to the first line of the next stanza. एक स्टैंजा, एक खंड, एक छंद की अंतिम पंक्ति को अगले छंद या खंड के अगले प्रथम पंक्ति से जोड़ता है, यानी कि उसी को करता है, रिपीट करता है, दोहरान करता है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, वो खरगोश प्रत्येक चीज को डरावनी बनाते हुए। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, रिंकलिंग अप माने सुकड़ा हुआ, हिज लिटिल फेस माने अपना छोटा सा चेहरा। डर की वजह से, जाल में, लूप में, फंदे में वो खरगोश है, डर की वजह से उस खरगोश के चेहरे पर क्या हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, उसका चेहरा सिकुड़ गया है। आपने किसी खरगोश को, बिल्ली के छोटे से बच्चे को या किसी जानवर के छोटे से बच्चे को डर की वजह से सहमते हुए देखा होगा। डर की वजह से उसका चेहरा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सहम जाता है वो डर की वजह से। रिंकल का मतलब होता है झुर्री पड़ जाना, चमड़ी का सिकुड़ जाना, झुर्री पड़ जाना। आपने देखा होगा वृद्ध लोगों के शरीर पर बहुत सारी झुर्रियां पड़ जाती हैं, चमड़ी सिकुड़ जाती है, उसको रिंकल कहते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं, यहाँ खरगोश के चेहरे की चमड़ी किससे सिकुड़ी हुई है, डर की वजह से, वृद्धावस्था की वजह से नहीं, डर की वजह से उसकी चमड़ी सिकुड़ी हुई है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा, रिंकलिंग अप माने सिकुड़ा हुआ है, सहमा हुआ है। एज ही क्राइज, जो ही वह, एज मन जो ही मन वह, क्राइज माने चीखता है, चिल्लाता है, अगेन माने फिर से, फॉर एड माने किसके लिए, सहायता के लिए, फिर से वो चीखता है, फिर से वो चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड, लेकिन कभी फिर कहता है, और मैं
कैन नॉट फाइंड नहीं पा सकता हूं, नहीं ढूंढ पा रहा हूं, द प्लेस मन उस स्थान को। इट शोज द हेल्पलेसनेस ऑफ द पोएट टू सेव द वाइल्ड एनिमल, टू सेव द रैबिट फ्रॉम द लूप, because he is unable to locate the place. He cannot tell from where the cry of pain is coming. कहां से दर्द भरी चीख आ रही है वो इस बात को नहीं बता सकता है। ये उस कवि की असमर्थता, दोनों चीजों को यहां कवि दर्शा रहा है। द पोएम exposes the universal theme और universal appeal that human beings should not set any snare, should not catch the wild animals in their net, their snare and their loop। हमें मासूम जानवरों को, हमें जंगली जानवरों को अपने जाल में, अपने फंदे में बिल्कुल भी नहीं फांसना चाहिए, बिल्कुल भी उन्हें हमें अपने जाल में नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी प्रत्येक जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रत्येक जीव का अधिकार है। जितना राइट, जितना अधिकार हम मानव जाति इस प्रकृति के ऊपर रखते हैं, उतना ही अधिकार जानवरों का और पक्षियों का भी है, क्योंकि ये प्रकृति, ये संसार, ये पृथ्वी उनका भी है। हवा, पानी, सभी पर उनका उतना ही अधिकार है जितना मानव का है। लेकिन मानव ने नेचर के ऊपर भी डोमिनेट कर दिया है, प्रकृति के ऊपर भी डोमिनेट कर दिया, प्रकृति पर भी अपना कब्जा कर लिया है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है, और इसका खामियाजा इंसान के साथ साथ जानवरों को भी भुगतना पड़ेगा। चलते हैं, ये कंप्लीट हो गया। प्रत्येक चीज डरावनी बना दी है। खरगोश की दर्द भरी चीख ने, बार बार खरगोश चिल्लाता है और चिल्लाते हुए डर की वजह से उसका चेहरा भी सिकुड़ गया है, सहम गया है। लेकिन कवि कहता है कि मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं। द पोएट सेज दैट ही वांट्स टू हेल्प द रैबिट बट ही इज अनेबल टू लोकेट द रैबिट, ही इज अनेबल टू सर्च द रैबिट। वह इस खरगोश को तलाश करने में क्या है, असमर्थ है। लास्ट स्टेंजा को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। एंड आई कैन नॉट फाइंड, और मैं कैन नॉट फाइंड नहीं पा सकता, नहीं ढूंढ सकता, द प्लेस मन उस स्थान को, वेयर हिज पा जहां उसका पंजा है, इज है इन द स्नेयर माने कहां, जाल में। कवि कहता है कि मैं नहीं पा सकता, मैं नहीं ढूंढ सकता, कि किस जगह को, जहां उस खरगोश का पंजा, पा माने पंजा, इज है इन द स्नेयर माने किसमें, जाल में। वेयर द रैबिट इज ट्रैप्ड the poet cannot find the place, it shows the inability of the poet to save or to help the rabbit। खरगोश की सहायता और खरगोश को बचाने में कवि क्या है, असमर्थ है। बचाने में असमर्थ क्या, वो तो उसको तलाश करने में भी असमर्थ है। बार बार चीख सुन रहा है, दर्द भरी चीख। पता भी चल गया उसको, कवि को, कि वो किसी जाल में, पिंजरे में बंद है या किसी फंदे में उलझ गया है, लेकिन वो उसको तलाश भी करता है, लेकिन उसे कहीं भी खरगोश मिलता नहीं है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, यहां ये जो पंक्ति है पूरी सिंपैथी को दर्शाती है। कवि उस खरगोश के प्रति कितना सिंपैथेटिक हो जाता है, कितनी सहानुभूति दर्शाता है, कितना करुणामयी हो जाता है, कितना दुखी हो जाता है कि अपने बच्चे की तरह वो उसको पुकारता है, चिल्लाता है। लिटिल वन, छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, ओ लिटिल वन, अरे छोटे बच्चे, अरे प्यारे बच्चे, आई एम सर्चिंग, मैं तलाश कर रहा हूं, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह। कहता है कि मैं तुम्हें प्रत्येक जगह तलाश कर रहा हूं, अरे छोटे बच्चे, वेयर आर यू, तुम कहां हो। लेकिन कवि इस असमर्थता को भी प्रकट करता है कि मैं इस खरगोश को नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि खरगोश कहां है। चलिए यहां से आगे आप इसको एक बार पोएम को देख लीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की ओर हम थोड़ा सा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन द पोएम।
but we will discuss some questions here in this class and the next questions in the next class. Okay dear students, मैं इसको मिटा देता हूं. प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस पोएम में दिया हुआ है और वो है लाइन्स एंड वर्ड्स आर रिपीटेड. शब्दों को बार बार यहां दोहराया गया है. ऐसा क्यों किया गया है? चलते हैं एक बार इसको ढंग से साफ कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर को देखने में, पढ़ने में और कॉपी करने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े. ओके डियर स्टूडेंट्स, जेम्स स्टीफंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है. जेम्स स्टीफंस एक आयरिश पोएट हैं, आयरलैंड के कवि हैं, जो डबलिन में जिनका जन्म हुआ था और डबलिन के स्लम एरिया में ही वो रहे थे. ओके डियर्स, चलते हैं. लाइन्स एंड वर्ड्स are repeated time and again. पंक्तियों और शब्दों को बार बार दोहराया गया है. What is the purpose of the poet? What is the purpose? What is the purpose? क्या उद्देश्य है of the poet? डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में क्या होता है, कवि बार बार शब्दों का दोहरान करता है और लाइन्स, पंक्तियों का भी दोहरान करता है. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. इस तरीके से कई बार पंक्तियों का भी दोहरान होता है और शब्दों का भी दोहरान होता है. यही इसमें पूछा गया है. लाइन्स, पंक्तियों को, एंड वर्ड्स और शब्दों को आर रिपीटेड, दोहराया जाता है. टाइम एंड अगेन, बार बार. टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार. वॉट इज द पर्पज, क्या उद्देश्य है ऑफ द पोएट, मान इसका, कवि का. चलिए उद्देश्य लिखते हैं, आंसर लिखते हैं. लाइन्स एंड वर्ड्स आर रिपीटेड टाइम एंड अगेन. The purpose of the poet is to arouse the feeling, sympathetic feeling लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है. is to arouse the sympathy for the wild animals in readers mind. पाठकों के मस्तिष्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाठकों के मस्तिष्क में एक भावना का वो विकास करना चाहता है। व्हाट पर्पज, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा उद्देश्य डज द इंटरजेक्शन बट इंटरजेक्शन क्या सर्व इन द पोएम? इस कविता में एक इंटरजेक्शन आया हुआ है बट। ये क्या है? व्हाट पर्पज, कौन सा उद्देश्य, डज द इंटरजेक्शन बट इंटरजेक्शन सर्व बताता है इन द पोएम, इस कविता में। बार बार आपने सुना होगा बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, बार बार एक शब्द का प्रयोग हुआ है, बट इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ है। तो यहां कवि क्या दर्शाना चाहता है? चलिए, द पोइट और द वर्ड बट सर्व the inability of the poet to help the rabbit. The interjection but serves the purpose of drawing in reader's mind the helplessness of the poet in saving the rabbit. These are two questions dear students. ये दो प्रश्न यहाँ इसमें इनका अपन हिंदी अर्थ लेते हैं। पहले क्वेश्चन का मैं हिंदी अर्थ आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या इसमें बताता है। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइन्स एंड वर्ड्स, पंक्तियों को और शब्दों को आर रिपीटेड दोहराया जाता है टाइम एंड अगेन, बार बार। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कवि पाठकों के मस्तिष्क में, पाठकों के दिमाग में एक सिंपैथी, एक सिंपैथेटिक फीलिंग्स लाना चाहता है टुवर्ड्स द वाइल्ड एनिमल्स, कि पाठक इस कविता के माध्यम से जंगली जानवरों के प्रति इतने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखें कि वो किसी भी जानवर को अपने जाल में नहीं फांसें। दूसरा कि यदि किसी भी पाठक को, जिस किसी व्यक्ति ने कहीं भी इस कविता को पढ़ा है या किसी से सुना है, यदि उसे कोई जंगली जानवर ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में मिलता भी है तो वो उसकी क्या कर सके, सहायता कर सके। यही और ऐसी ही भावना यहाँ कवि इस कविता में प्रकट करना चाहता है, इसीलिए वह बार बार यहाँ शब्दों को और पंक्तियों को दोहराता है। चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट पर्पज, कौन सा उद्देश्य डज द इंटरजेक्शन बट शर मीन्स बताता है, प्रकट करता है इन द पोएम माने किसमें, कविता में। SERV शर्मिया
यहाँ होगा परोसना, प्रदान करना, देना, एक्सप्रेस करना, सोज, दर्शाना, दिखाना। ओके, बट शब्द क्या दर्शाता, बार बार बट का प्रयोग करता है, तो बट का मतलब, बट का प्रयोग कहां करते हैं, जहां अपोजिट रिजल्ट होता है, विपरीत परिणाम होता है, वहां बट का प्रयोग करते हैं। क्लास 11th को मैंने सिंथेसिस जब टॉपिक कराया था, उसमें नंबर 1 सिंपल सेंटेंस बताए थे, दूसरे कंपाउंड सेंटेंस, तीसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कंपाउंड सेंटेंस जो हैं उनमें बट, यट, स्टिल, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या दर्शाते हैं, अपोजिट रिजल्ट दर्शाते हैं, विपरीत परिणाम दर्शाते हैं। जैसे कि कोई भी, आई हैव ए कार बट आई कम टू स्कूल ऑन फुट, ये क्या दर्शा रहा है, विपरीत परिणाम दर्शा रहा है कि मेरे पास एक कार है लेकिन मैं स्कूल पैदल आता हूं, ये विपरीत है, उल्टा है। जैसे कि यू वर्क हार्ड बट यू डिड नॉट सक्सीड, आपने परिश्रम किया लेकिन आप सफल नहीं हुए, तो ये क्या है, विपरीत परिणाम, अपोजिट रिजल्ट है, जिसके लिए बट का प्रयोग है। तो यहाँ बट का प्रयोग इसीलिए है कि कवि उसकी सहायता करना चाहता है खरगोश की, लेकिन वो उसको ढूंढ ही नहीं पाता है, तलाश ही नहीं कर पाता है। चलते हैं, प्लीज कम टू द पॉइंट। द वर्ड बट, बट शब्द शब्द दर्शाता है द इनएबिलिटी माने असमर्थता, ऑफ द पोइट माने कवि की, टू हेल्प माने सहायता करने में, द रैबिट माने खरगोश की, खरगोश की सहायता करने के लिए कवि की असमर्थता को बट शब्द यहाँ बताता है, दर्शाता है। द इंटरजेक्शन बट, बट इंटरजेक्शन सर्ज माने दर्शाता है, वो दूसरा है, एक ही बात है, दर्शाता है। द पर्पज माने उद्देश्य, ऑफ ड्राइंग माने खींचने का, लाने का, इन रीडर्स माइंड पाठकों के मस्तिष्क में, द हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस का मतलब असहायपन यानी कि असमर्थता, इनएबिलिटी, असमर्थता, ऑफ द पोइट, किसकी, कवि की असमर्थता को दर्शाता है, इन शेविंग माने बचाने में, द रैबिट मीन्स किसको, खरगोश को, कवि उस खरगोश को बचाने में क्या है, असमर्थ है, इस बात को ये यहां दर्शाता है, इस बात को यहां ये बताता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके और जो क्वेश्चंस यहां हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द यहां दिए गए हैं जो रैबिट के, खरगोश की दुर्दशा को दर्शाते हैं। रैबिट इन द स्नेयर, क्राई ऑफ पेन, फ्राइटन्ड एयर, ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार इस चीज को दर्शाते हैं। और दूसरी बात यह है, एक क्वेश्चन यह है कि राइम स्कीम क्या है, तुकबंदी क्या है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, पहली पंक्ति की तुकबंदी दूसरी पंक्ति से नहीं है, पहली पंक्ति की तुकबंदी किससे है, तीसरी से, और दूसरी की तुकबंदी किससे है, चौथी से। यानी कि जब हमने ये कविता पढ़ी थी, उस समय रिसाइट किया था पोएम को, उस समय पहली पंक्ति का अंतिम शब्द का ध्वनि का मेल किससे खा रहा था, तीसरी से, जबकि दूसरी पंक्ति का किससे मेल खा रहा था, चौथी से। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी इस पोएम में 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इनका हम जिक्र करेंगे, इसलिए आप इसको कॉपी कर सकते हो, 2 क्वेश्चंस को यहाँ वीडियो को पॉज करते हुए, और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, 12 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर बोझ नहीं रखना है, रेगुलरिटी रखिए और रोजाना इन प्रश्नों को आप करते चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे आने वाले समय में, इसलिए कि आप किसी भी विद्यालय के बच्चों से पीछे ना रहें। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय के हैं, यहाँ देख रहे हैं, इस क्षेत्र में देख रहे हैं, या कहीं भी कोई भी विद्यालय राजस्थान बोर्ड से संबंधित, और ये पोएम अन्य बोर्ड्स की अन्य क्लासेज में भी है, ये कंपलसरी इंग्लिश में दिया हुआ है 12th क्लास में राजस्थान बोर्ड में,
लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिनमें ये पोएम कंपलसरी इंग्लिश में नहीं, लिटरेचर इंग्लिश में दिया हुआ है, वो बच्चे भी इसका पोएम का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी जो भी इस क्लासेज को देख रहे हैं, मन लगाकर इसको देखिए, पढ़िए और आराम से इसका लाभ लीजिए। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज की क्लासें समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन और आगे करवाए जाएंगे। थैंक यू।